Hello everyone, welcome to the YouTube channel and today we have with us Mr. Rahul Bandhara जो कि हमारे स्टूडेंट नहीं रहे हैं but he has been associated with me for some weird reason जब मैं मेंस दे रहा था. So in 2020 जब मैं मेंस दे रहा था तो that is where I met Mr. Rahul. He was giving his second mains and he made it to the interview that year, and this year in 2022 he has secured a rank of 494. So welcome Rahul, कैसे हो? Thank you. I'm good. क्या चल रहा है जिंदगी में, कैसा फील है? अभी तो बहुत ही एक्साइटमेंट चल रही है. अच्छा लग रहा है. मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली जैसे मैं 2-3 बार बोल भी चुका हूँ कि भाई मैं तेरी फोटो देखी थी विच वाज गाड़ी पे चढ़ के माला लगा के तो राहुल, आप रोहतक के रहने वाले हैं. हाँ जी. तो रोहतक में तो अब जैसे मतलब ये होता है कि भाई हरियाणा में देयर इज दिस कल्चर ऑफ कि भाई सिविल सर्विसेज को बहुत माना जाता है. तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन, शुरू क्यों किया, क्यों घुसे तैयारी में? एक्चुअली ये ना थोड़ा वियर्ड है. मैं पहले रेसलिंग करता था प्रॉपर, तो फिर क्या हुआ ना, कुछ एक दो मेरे को इंजरीज हुई, तो मैं आगे का मेरे को रेसलिंग में स्कोप नहीं दिख रहा था. तो फिर मैंने कॉलेज शुरू कर लिया 12th के बाद. उसके बाद वहाँ जाके मेरे को एक बंदा मिला जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था. Okay. और वो तैयारी करता था न्यूज़पेपर पढ़ के. तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ना रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये अच्छा है काफी. तो मैंने फिर थोड़ा और एक्सप्लोर किया और उस टाइम पे फिर रोमन सैनी सर की रैंक आई थी. बिल्कुल. तो उन्होंने वो यूट्यूब चैनल बनाया था, हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी इन प्रिपरेशन. तो मेरे को ना काफी फन पार्ट लगा कि यार ये प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और फिर जाके वही लिख के आना है. कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आई थिंक ये मतलब बहुत ही आई रिलेट वेरी स्ट्रांगली टू दिस, क्योंकि जब मैंने शुरू करी थी तो लाइक ये दिख रहा है काफ़ी रैंडम चीज़ में पढ़ रहा था. और अब फिर वही है कि भाई ये पेपर है जहाँ पे तुमको जी यही सारी चीज़ें पढ़ के और फिर निकालना है, तो भाई मतलब वो एक्साइटमेंट होता है शुरू में. आई फील मैंने एक बार बताता हूँ, वो जो फाइन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी है ना 11th क्लास की, वो पढ़ी. मेरे को ना इतना अच्छा लगा उसको पढ़ के कि कितनी बढ़िया चीजें लिखी हुई हैं इसमें. भाई सुंदर एनसीईआरटी है वो. मेरे को बहुत अच्छी लगी थी. तो वो मैंने पढ़ी थी ना, सबसे पहली एनसीईआरटी थी. वी हैव इट हियर. जस्ट नहीं, अभी नहीं है, होनी चाहिए थी बट चलो नहीं है. तो पहली एनसीईआरटी थी मेरी प्रिपरेशन की जो मैंने पढ़ी थी. तो उसमें से ना मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया था कुछ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ते हुए कि ये सब है. तो मेरे को लगा कि यार ये प्रिपरेशन है फिर जहाँ मेरे को लगता है कि मैं पूरा अपना पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकता हूँ. तो फिर उसके बाद मैंने कोई सेकंड करियर ऑप्शन कभी देखा ही नहीं. उसके बाद प्रिपेयर कर रहा हूँ. आई थिंक ये फिर जैसे होता है ना कि बोले सेकंड करियर ऑप्शन देखा नहीं, देखना चाहिए था, चलो वो अलग बात है, उस पर अलग करते हैं. बट व्हाट हैज़ बीन योर यूपीएससी एक्सपीरियंस सो फार? कितने अटेम्प्ट दिए, क्या रहा, मेंस गए, इंटरव्यू गए? तो मैं ग्रेजुएट हुआ 2016 में. तो फिर मैंने दिया पहला अटेम्प्ट ग्रेजुएट होते ही. ठीक है. उसमें मेरा पीटी क्लियर नहीं हुआ. वो ना बहुत इजी प्रीलिम्स था, बट आई वाज समहाउ नॉट एबल टू मेक इट. देन इतना न्यूज़पेपर पढ़ लिया फिर भी. हाँ. तो उसमें ना उस साल मेरे को ना अटेम्प्ट करना नहीं आता था पेपर. मैं उस पेपर में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, जो कि बहुत इजी था. उसमें मेरे को 95 100 करने चाहिए थे, एंड आई मिस द कट ऑफ बाई 5 मार्क्स. 2 क्वेश्चन और होते तो हो जाता वो. उसके बाद फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया. तो उसमें भी पीटी नहीं हुआ. उसमें मेरा एक क्वेश्चन से पीटी नहीं हुआ. उसमें मेरे आए 103 मार्क्स, 105 कट ऑफ थे कुछ. आई थिंक हाँ. तो फिर 2 अटेम्प्ट के बाद मेरे को लगा कि जितना आसान लग रहा था उतना नहीं है ये. तो मेरे को ऐसा हुआ कि अब तो नहीं होगा शायद. तो फिर मैं घर चला गया था. ठीक है. फिर मैं 1 साल घर रहा. तो फिर जैसे पीटी आने वाला हुआ ना, तो मेरे को लगा कि एक बार और दे के देख लेते हैं. तो फिर मैं वापस दिल्ली आ गया. अच्छा. अप्रैल और मई मैंने यहाँ पे तैयारी की. फिर मेरा पीटी हो गया. तो ये 2018 की बात है. उसमें फिर मैंने पहला मेंस लिखा. तो उसमें भी ऐसे बहुत होच-पोच हो गया था. मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या पढूं, क्या रिवाइज करूं, क्या छोड़ूं. फिर आखिर जाते जाते ऐसे गिव अप टाइप कर दिया था कि अब तो नहीं हो पाएगा. रिवाइज नहीं हुआ है. लेकिन फिर उसके मार्क्स आए तो मेरे कट ऑफ कुछ 5-6 नंबर से छूटी थी. तो मेरे को लगा ये तो पॉसिबल है करना, अगली बार रिवाइज करेंगे, नंबर बढ़ जाएंगे. फिर अगली बार फिर पीटी नहीं हुआ मेरा. उसके बाद मतलब तो फिर अब वही वाली चीज़ है कि जैसे हम घुसते हैं किसी चीज़ में एंड लाइक फिर इतना पास से जब मिस होती है
तो एक तो वो हमेशा रहता है कि भाई हाँ मतलब फिर से ट्राई करना बनता है, क्योंकि भाई मतलब पता है पहुंच रहे हो, कहीं पास में ही हो। बट फिर वो बार बार अटकता है, तो क्या दिमाग में चलता था कि भाई नहीं हुआ पीटी, जैसे चौथा अटेम्प्ट हो गया अब 19 में, चौथा अटेम्प्ट हो गया, पीटी नहीं हुआ फिर। हाँ, तो फिर वही होपलेस वाली सिचुएशन होगी। मेरे को दिमाग में लगने लग गया कि यार एक बार हुआ है 4 में से, तो तुक्के से हुआ है वो, मतलब नॉट रियल टैलेंट मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि बच्चे तो हर बार कर रहे हैं पीटी। फिर मैंने सोचा कि और क्या क्या है अपने पास ऑप्शंस, तो मैंने पूरा ब्रेनस्टॉर्म किया, मेरे को ना कोई ऑप्शन नहीं दिखा कि मैं ये कर सकता हूँ, कुछ नहीं है, मतलब सब क्यों नहीं, मतलब अब सी इस पे एक वही वाली चीज होती है कि कभी कभार वी डिस्काउंट आवरसेल्व्स, क्योंकि अगर कुछ भी नौकरी करने को आए तो भाई मतलब डेटा एंट्री, भाई एनालिटिक्स, भाई 50 चीज कर सकता है तू, बट लाइक वो आए क्यों नहीं दिमाग में? मेरे को ना ऐसे लगा कि ना, मेरे को ये समझ आ गया था कि मेरे को एक पीटी चाहिए, एक पीटी क्लियर करना है तो मैं सिलेक्शन ले लूँगा, मेरे को ऐसा लगा उस मीन्स के बाद। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ना यहीं कोचिंग में जॉब कर लेते हैं कोई, तो फिर मैंने कॉपी इवैल्यूएशन शुरू किया। ठीक है। तो फिर मैं सोचा कि ना 6-7 महीने निकालने हैं बस, उसके बाद फिर पीटी आ जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगी, कोई इशू नहीं। फिर मैं अपना लॉकडाउन आ गया, फिर मैं घर चला गया, तो फिर घर पे अच्छी पढ़ाई हुई मेरी वो लॉकडाउन में। तो फिर उसके बाद मैं आया, फिर मैंने सिविल्स का मेंस हुआ, फॉरेस्ट का मेंस हुआ, फिर आप मेरे को मिले मेंस में फिर मतलब सब कुछ प्लान चल रहा था, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट जहाँ पे एंथ्रो का पेपर बहुत मुश्किल आया और मेरा एंथ्रो ऑलरेडी वीक था। तो मेरे एंथ्रो पेपर 1 में आए 80 मार्क्स। ओहो। तो मैं आपसे मिला भी था बाहर, मैंने पहले आपसे ये पूछा कि आपका पेपर कैसा आया था, क्योंकि मेरे को लगा सारे ऑप्शन खराब आ गए होंगे, लेकिन सिर्फ एंथ्रो आया था। फिर उसमें जैसे तैसे इंटरव्यू कॉल आई, क्योंकि एसए और जीएस में बहुत अच्छे नंबर थे और एंथ्रो में 200 थे, तो फिर इंटरव्यू में भी बहुत पुअर स्कोर रहा 143। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, और 2021 में तो देने का कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि 10 दिन बाद पेपर था। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा एंथ्रो को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जीएस और ऐसे तो टेस्टेड हो गया है अब, और पीटी भी कर ही लेंगे। तो मैंने ऐसा सोचा, फिर मैंने सोचा अब एंथ्रो पढ़ूंगा मैं बस। तो फिर मैंने एंथ्रो पढ़ा थोड़ा सा, तो वो अब इम्प्रूव भी हो गया है थोड़ा, 270 आए हैं इस बार। तो ओवरऑल ये 6 अटेम्प्ट लगे हैं मेरे को यहाँ तक आने में। तो एक्चुअली फिर वो भी चीज़ है कि जैसे 2-3 बार तुमने भी बोला कि लाइक पहले जब शुरू कर रहे हो तो कि भाई यार ये तो बढ़िया है, अपने को लग रहा है कि भाई यूज़ होगा, बट लाइक प्रिलिम्स में खटक गए, फिर दोबारा खटक गए, मेंस हुआ तो फिर वो फिर से कुछ लगा कि भाई कुछ कर सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन हुआ। तो व्हाट केप्ट यू गोइंग फॉर द 6 अटेम्प्ट्स? कि मतलब ये तो है कि भाई पीटी का भी गैम्बल लग रहा है बीच में, वो भी सवाल उठ रहे हैं, एंथ्रो का भी लग रहा है, क्योंकि अब जैसे एक साल एंथ्रो रैंडमली टफ आ गया, तो व्हाट इज टू से कि भैया 2022 में फिर से नहीं आएगा। बिल्कुल। तो लाइक व्हाट केप्ट यू गोइंग? क्या पुश था, क्या मोटिवेशन था? मतलब एक तो ऐसा था ना, जो सबसे अंदर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना कि हो जाएगा, मतलब क्लियर नहीं है होगा या नहीं होगा, लेकिन अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं कर लेगा, कर सकता हूँ मैं। वो वाली चीज़ थी, सबसे मेन फैक्टर तो ये था, क्योंकि अगर मन में नहीं होता तो कोई भी मोटिवेशन, कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद फिर मैंने ऐसे रीजनेबल एनालिसिस किया कि कहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हैं और इम्प्रूव करना पॉसिबल है या नहीं। तो मेरे को लगा कि पॉसिबल है, शॉट इन द डार्क होता है वो, तो पीटी ना भी हो सकता है, लेकिन 5 अटेम्प्ट दे के मैं पीटी ना अटेम्प्ट करूँ लाइफ में कभी, वो तो बहुत वियर्ड है, क्योंकि पॉसिबल था ना होना। मैंने ट्राई नहीं किया, जब तक आपको पॉसिबिलिटी दिखती है जब तक तो आप एफर्ट लगाओगे ना। वही मैंने किया, मैंने एफर्ट लगाया एक बार और इट पेड ऑफ। हो सकता था बिल्कुल अपोजिट स्टोरी होती, पीटी आउट हो जाते हैं, कुछ नहीं पता होता। लेकिन ये आई थिंक यूपीएससी में कई बार रहता है कि अब जैसे हम बैठ के इधर मजाक कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई हम हंस पा रहे हैं, बट अगर ये वही फाइनल में रिजल्ट नहीं आता, कुछ अलग रह जाता, तो फिर वो मतलब वही इट बिकम्स अ वेरी सैड स्टोरी। एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं हर साल जिनकी एक सैड स्टोरी रह जाती है। हाँ, वो तो होता ही बहुत कम लोगों का है, बाकी तो बच्चों का यही होता है कि ना पूरा 20 से 30 के बीच का यूथ है जो वो चला जाता है, पता नहीं चलता है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है। नई चीज़ ट्राई करने के लिए एनर्जी, मोटिवेशन चाहिए ना। अब कुछ ऐसा मान लो कोई कोर्स है, मेरे को डेटा एनालिसिस में जाना है,
उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, उसमें मैं एफर्ट लगाऊंगा, फिर मैं शुरू करूंगा, फिर मैं ग्रोथ करूंगा, उन चीज़ों की एनर्जी नहीं बचती है। यहाँ से निकलने के बाद ऐसा हो जाता है कि यही चीज़ अच्छी लगती है बस। मतलब एक फिर मेरे ख्याल से ना आदत वाली भी चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये मैंने भी नोटिस किया था कि अब जैसे 2017-18 में मेरी 2 बार रैंक आ गई, फिर नहीं निकला, तो अब 19 में जान भी नहीं बची थी मैं कि भाई पेपर की तरफ मुड़ के देख लूँ, तो अब लाइक क्या करें, तो वो भी नहीं पता। तो मैं निकला भाई बाज़ार में नौकरी ढूंढने, और मैं बहुत सिंपल सा आइडिया था कि भाई मेरे को बेसिक तनख्वाह दे दो, मैं 5 साल हो गए मेरे ग्रेजुएट हुए हुए, मेरे को मतलब तुम स्टार्टर सैलरी दो, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कि मैं कर सकता हूँ कुछ कि नहीं, बट अगर तुम्हें लगता है 3 महीना 6 महीना बाद कि मुझे कर पा रहा हूँ है, तो भाई आगे बात कर लेंगे, नहीं है तो भाई तुम्हारी मर्जी, निकाल भी दियो। तो आई थिंक ये एनर्जी वाली जो चीज़ तुमने बोली, इससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, क्योंकि उस समय एक पॉइंट पे तो यूपीएससी देखने की एनर्जी नहीं थी, बट दूसरी फिर एक वो भी था कि भाई अब मतलब 27-28 साल के हो गए हो, एंड मतलब हाथ में तुम्हारा धेला है, तो भाई क्या करें अब। तो मतलब ये आई थिंक ये वाला जो सवाल है ये बहुत सारे लोगों को आता है, एंड बहुत सारे लोग इसमें मेरे ख्याल से हार मान जाते हैं। तो व्हाट वाज इट कि मतलब विच पुश्ड यू, विच लेट यू पुश पास्ट कि भैया नहीं करना है, देखना है एक और बार। मतलब वही है कि ना, शुरू से ही था कि मतलब करना है तो बस यही चीज़ करनी है। मतलब आई डोंट रिमेम्बर आई हैव वांटेड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस इन माय लाइफ। मेरे को जब से मैं 20 साल का हुआ मेरे को यही चाहिए था। ठीक है, जब तक पॉसिबिलिटी है, मतलब आई डिडंट हैव दैट ऑप्शन कि मैं छोड़ के कुछ और ट्राई कर लूँ। मैंने ऐसे स्टेट के दिए हैं, मेंस इंटरव्यू दिए हैं, बट इट वाज नेवर एज इंटेंसिव जितना ये है ना। कभी मैंने वो फील नहीं किया कि हाँ मैं प्रेशर फील नहीं करता हूँ स्टेट वाले पीटी में जाने स्टेट वाले मेंस में मैं चिल जाता हूँ, मेरे को कोई भी इशू नहीं होता है। बट इट्स नॉट द सेम विद यूपीएससी। जब ये देने जाते हैं ना तो पता चलता है कि हाँ अब कुछ इम्पोर्टेंट है। वो कभी स्टेट में कभी कुछ नहीं होता। स्टेट का इंटरव्यू है, इतना चिल जाते हैं देने, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी के इंटरव्यू में बहुत ऐसे हो जाता है कि आई थिंक मैंने कितने कैंडिडेट्स अब देख लिए, लाइक ऑब्वियसली ओवर द लास्ट 2 years आई हैव आल्सो बीन मेंटरिंग, एंड वहाँ पे भी एक बार अपनी भी बात हुई थी, जो मैंने भी तेरे को भी बोला था कि भाई क्यों घबरा क्यों रहा है, शांति भी क्यों है, थोड़ा एनर्जी। बट बहुत अच्छे कैंडिडेट्स रहते हैं। अब जो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं ना जो पहले दूसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी, क्योंकि उनको अभी भी वो सेल्फ बिलीफ बहुत स्ट्रांग है कि भाई नहीं कोई बात नहीं, अभी तो अटेम्प्ट बचे हैं, ये बचा है वो बचा है, जिंदगी बची है XYZ। बट जो चौथे 5वें 6ठे अटेम्प्ट में इंटरव्यू जा रहा है और वो भी पहली बार, उस पर जितना प्रेशर होता है ना इंसान पे, क्योंकि उसके यूं होता है कि भैया 4-5 साल हो गए, अब यहाँ आए हो, ये फकअप नहीं करना है। वो रहता है ना, आप मेहनत करके यहाँ पे आए हो, उसके बाद एक लाइन एक वर्ड जो स्लिप हो गया है, या फिर आपने गलत सुन लिया या उन्होंने गलत समझ लिया, इट विल रूइन एवरीथिंग। ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन विल गो डाउन, क्योंकि इंटरव्यू तो बहुत मार्जिन क्रिएट कर देता है। बिल्कुल करता है। तो उसमें ना फिर ऐसे हो जाता है कि ना इंटरव्यू में जब आप आउट होते हो ना कम मार्क्स लाके, देन यू फील द एक्चुअल हेल्पलेसनेस। वो आपको पता है कि इसमें मैं कुछ इम्प्रूव कर ही नहीं सकता था। आई वेंट देयर विद फुल्ली प्रिपेयर, उसके बाद जाके आई गेव माई बेस्ट, लेकिन देन आई डिडंट गेट मार्क्स। उसके बाद आपको एक्चुअल फील होता है कि दिस इज़ अ बिग गैम्बल, और सिर्फ पढ़ाई इसमें काम नहीं आती है, इसके अलावा ऑल योर स्टार शुड बी अलाइंड, तब जाके यू गेट 1 रैंक। उसके बिना नॉट पॉसिबल। बहुत बच्चे हैं बहुत अच्छा करते हैं मेंस में, इंटरव्यू में बैक नहीं मार्क्स आते हैं, होता है ऐसा। तो वही मेरे दिमाग में भी था कि मतलब इंटरव्यू प्रोसेस को मेरे को नेग्लेक्ट करना था, कि ये मेरे को बाहर ही ना कर पाए। मेरे को इतना मेक श्योर करना था मेंस के थ्रू कि मेरे को एटलीस्ट 140 मिले, तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो उसी थीम के उसमें मैंने अपनी प्रिपरेशन को ऐसे किया था कि व्हाट डिड यू चेंज इन योर मेंस प्रिपरेशन टू इंश्योर कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरव्यू में क्या आ रहा है, सिलेक्शन तो अपना हो रहा है। तो मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं मेंस दे रहा था, मैं कट ऑफ पे रहता था विद ऑप्शनल वेरी पुअर। मतलब पिछली बार 200 मार्क्स थे मेरे, तब मैं कट ऑफ पे था। तो मेरे को था कि ना इम्प्रूव करना है ऑप्शनल को। ये तो टेस्ट हो चुका है अब अपना GS और SC, ये नहीं
कम होगा, मेरे को ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। तो फिर मैंने ऑप्शनल को थोड़ा सा सीरियसली लेने की ट्राई किया। मेरे को समझ नहीं आता था एंथ्रो, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें। तो क्यों लिया था? किसी ने दिला दिया मेरे को ऐसे ही। तो मतलब अब जैसे सी यू हैव बीन अ वेरी एनालिटिकल गाय, तो हर चीज को देख के परख के तोड़ मरोड़ के भैया कर सकते हैं, नहीं क्यों क्या सब चीज को देख रहा है, इसको क्यों नहीं देखा? मैंने ऑप्शनल चेंज करने का सोचा। तो मेरे पहले मेंस में आए थे ऑप्शनल में 230 235 कुछ ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि ना मेरा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, मैं हिस्ट्री ले लेता हूँ। तो मैंने जो 2 दोस्त हैं हिस्ट्री वाले उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा कि यार हमारे खुद के ही नहीं मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है तेरे जितने ही तो हैं, और तू खुद बोल रहा है कि तू एंथ्रो पढ़ी नहीं है ढंग से। तो फिर मैं सोचा हिस्ट्री को नहीं, फिर मैंने सोचा कि मैं PSIR ले लेता हूँ। PSIR वाले दोस्तों ने बोला कि यार हम कुछ छोड़ गए एंथ्रो ले रहे हैं, तू क्यों PSIR ले रहा है? बोला PSIR में नंबर नहीं आते हैं, बहुत डायनामिक है ऐसा है। तो फिर मैं चेंज कर भी लेता, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर स्टेट वाले मेंस और ये मेंस ये ना हमेशा ओवरलैप करते रहे हैं, साइकिल चलती है। टाइम नहीं मिला कभी कि 6 महीने मेरे पास हैं, उस टाइम में मैं अपना ऑप्शनल चेंज करके और उस पर मेहनत करूं। फिर मेरे को कभी कभी ये भी लगता था कि थोड़ी मैं मेहनत एंथ्रो में ही कर लूंगा, 200 से 250 ही तो करने हैं, 300 तो चाहिए नहीं है। तो वो फिर ऐसा हो गया कि 250 हो जाएंगे अगर अच्छे से समझ लिया, अच्छे से याद कर लिया। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें एफर्ट 250 तक ले जाने में कम है, रादर देन कोई नया ऑप्शनल पकड़ के उसमें 250 लेके आने। तो इसलिए मैंने एंथ्रो रखा। ठीक है। एंड बाकी फिर जीएस में क्या चलता था? जीएस में किस तरीके से तैयारी करते थे? आंसर्स मतलब जैसे थिंक ऑफ इट एज अ वेरी सिंपल आइडिया कि भाई 2023 में कुछ लोग मेंस दे रहे हैं पहली बार, तो व्हाट कैन यू टेल देम कि भाई तुमने 3 मेंस दे के क्या सीखा कि भाई ये गलती मत करियो और ये चीज़ ज़रूर करियो? मेरे को लगता है कि ना मेंस में जीएस में आपको रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करवा देती है। सपोज कि आज आपने कुछ पढ़ लिया है, शाम को वो पेपर लिखना आपके लिए बहुत इजी होगा, वो पॉइंट आपको दिमाग में रहेंगे। मेंस इतना हेक्टिक हो जाता है लास्ट में आते आते कि आप रिवाइज नहीं कर पाते हो बिल्कुल भी। तो आप उतना मटेरियल डिसाइड करो जितना आप आखिर में रिवाइज कर सकते हो। आखिर में रिवाइज करने का मतलब कि जितना आप 5 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हो पूरा पेपर। तो मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे दे के आता हूँ, आते ही मैं GS1 और GS2 पूरा रिवाइज करता हूँ। ठीक है, मेरे पॉइंट जो मेरे को लिखने ही हैं पॉइंट, अच्छे पॉइंट्स हैं, मैं उनको हाईलाइटेड रखता हूँ। वो मैं देखता रहता हूँ कि ये तो पक्का लिखना है, ये टॉपिक आ गया तो ये डेटा मेरे को लिखना है। उसके बाद फिर GS1 और 2 होने के बाद मैं GS3 रिवाइज करता हूँ सिर्फ रात में पूरा। उसके बाद एथिक्स का ऐसा, एथिक्स तो मतलब इट्स मतलब इतना वो कंटेंट नहीं है उसमें, मतलब मैं तो एथिक्स पढ़ता नहीं बिल्कुल भी। कितने नंबर आए थे? मेरे 107 मतलब मेरे अच्छे रहते हैं एथिक्स में। ठीक है। तो मैं वो लिखता हूँ कि ना मतलब बस मेरे को एथिक्स लिखना है जाके उधर। इट्स लाइक एसे फॉर मी। मैं कोई भी ऐसे बुक इस एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, मैं जो मेरे को लगता है ना मैं वो सिर्फ एथिक्स में वही लिखता हूँ। शुरू में मैंने किया था तब मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मेरे नंबर आए 105, तो मैंने सोचा कि ठीक है इट इज़ वर्किंग, तो क्यों चेंज करना है। तो फिर मैंने एथिक्स कभी पढ़ा नहीं उसके बाद, एथिक्स में ऐसे दे के आता हूँ। फिर दोनों मेंस में मेरे 107 आए। आई थिंक एथिक्स का जैसे मतलब दिस इज ऑल्सो समथिंग जो मैं एडवाइस करता हूँ आप लोगों को कि अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं एथिक्स के पेपर में जाके लिख के कांतियन एथिक्स के तहत यूँ मतलब कि बिकॉज ऑफ द, मैं कहा यार सामने वाला जो बंदा है ना वो कोई जनरलिस्ट है जो पढ़ रहा है, तुमने ऐसा भारी शब्द लिख दिया कि उसको नहीं चमकेगा तो भाई मतलब नंबर किस चीज़ के दे रहा है? फिर मेरे को ना ऐसे होता है, बच्चे ना एथिक्स को इतना पढ़ते रहते हैं, मेरे से पूछते हैं कि ना एथिक्स की क्या स्ट्रेटेजी है। एथिक्स की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। एथिक्स को ना आप लिखो जितना लिख सकते हो प्रीवियस ईयर को। मैंने ना सच में आज तक भी कोई भी केस स्टडी सोल्व नहीं देखी लाइफ में कि केस स्टडी सोल्व कैसे करी होती है कोचिंग वालों ने या फिर किसी भी टीचर ने। मेरे को उधर दिखता है कि कोई प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो लिखना है बस। बस वो आपको लिखना आना चाहिए कि हाँ ना ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है, मेरे को सबसे अच्छा ये लग रहा है, मेरे को सबसे अच्छा ये लग रहा है, इसलिए लग रहा है, बस उतने में ख़त्म कर देता हूँ। कोई इंट्रो नहीं, कोई बॉडी नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, कुछ नहीं लिखता मैं एथिक्स में, सिंपल चलता है बस। और मतलब मेरे लिए रिवॉर्डिंग रहा है ऐसे नहीं। सो इसमें बहुत ही सही सिंपल चीज़ जो फॉर यू इज़ अनसीन विच इज़ समथिंग दैट सम अदर पीपल लैक समटाइम्स इज़ कि यू आर अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड पर्सन इन दैट सेंस
कि अब जैसे हमने जितनी भी बात करी तो मतलब हर चीज़ को, जैसे तुमने बोला कि भाई 2016 तक तुमने देख लिया था कि भाई ये चीज़ करनी है, ऐसे करना है, एंथ्रो लेना क्यों नहीं लेना है। अब जैसे ये बहुत ही सिंपल सा डिसीजन हो सकता है कि भाई कोई रैंडम आके, अब जैसे 2020 का मैं अटेम्प्ट दे रहा था, मेरे पास एंथ्रो की सारी किताबें पढ़ी है, मैंने भी सोचा था सोचा मैंने भी था एक बार में तो नहीं लिया तो फायदे में रहे, मैं फायदे में था, बट चलो उस बार मतलब मेंस ही क्लियर नहीं हुआ मेरा और मतलब पीछा छूटा कि भाई हो गया अब तो। मेरे ना एक दोस्त है वो 2018 में आईपीएस हुआ उनका, तो उनका ना मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग से था, तो उनके ना बेकार थे नंबर ऐसे 250 टाइप, लेकिन उनकी रैंक अच्छी थी, जीएस बहुत अच्छा था उनका। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार आईएएस तो बन जाएंगे आराम से, बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि एंथ्रो लेता हूँ मैंने कहा ले लो। बोला कि देख 235-40 तो तेरे भी हैं, बोला कि दोनों भाई मेहनत करके 280-290 बना देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने गैप लिया एक, फिर 2020 में एंथ्रो के साथ लिया उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ एंथ्रो से आई थिंक एक इफ यू रिमेम्बर, तो अपन जब 20 का मेंस लिख रहे थे तो एक वो था ना अपने कमरे में भी आईपीएस ऑफिसर एक। हाँ वो ना बाय चांस पता नहीं मेरे 2018 वाले रूम में भी थे वो सेम रूम में बैठे हुए थे और 2020 में भी बैठे हुए थे। मैं 2022 में गया ना, तब मैं देख रहा था कि बंदा मिल सकता है क्या यहाँ भी तो मेरे ख्याल से ये तेरे साथ बड़ा चल रहा है कि भाई लोग तेरे को ऐसे ऐसे मिल रहे होते हैं। एंड आई थिंक लाइक सम ऑफ द पीपल दैट हैव मेट इन सच सिचुएशन, जैसे मैं वहाँ मिला, एक और फ्रेंड है मेरी जिसका भी रिसेंटली फॉरेस्ट सर्विस में आया है रैंक, कीर्ति यादव, उससे मैं मिला आई थिंक 18 वाले इंटरव्यू में। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों से ऐसे मतलब बहुत रैंडम जगह पे मैं मिला हूँ जिनसे मैं कहीं आगे पीछे कुछ ना कुछ करके टच में हूँ, क्योंकि मतलब कहीं ना एक वो अच्छा लगता है, कनेक्ट होता है वो कि भाई दिस वाज अ शेयर्ड मिजरी कि भाई बिकॉज मेंस इज अ मिजरी। मेरा एक दोस्त है ऐसे, बहुत अच्छा दोस्त है, तो ना मैं जैसे फुटबॉल देखता हूँ तो मैं यूनाइटेड फैन, तो वो भी यूनाइटेड को फॉलो करता है तो ना जर्सी पहन के बैठा हुआ था एक दिन, तो मैं जब कॉपी चेक करता था ना फोरम में, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार यूनाइटेड फैन है? बोला हाँ। हमारी बात हुई फुटबॉल से रिलेटेड। It has been 5 years. He is so close to me now. Just because हाँ वो सेम चीज है ना, कुछ भी ऐसे कनेक्ट हो जाता है ना, फिर इंसान बात करता रहता है कि हाँ अच्छा है, आसान रहता है, क्योंकि एक वही है ना कि एक तो मतलब वो जो चीज है, इफ इट इज समथिंग दैट ड्राइव्स अ लॉट ऑफ इमोशंस, कि अब जैसे मेंस के बारे में तुमने इतना कुछ बोला कि भाई यूपीएससी का मेंस देने जाते हो तो वो अलग माहौल रहता है, मतलब इसमें हल्का नहीं लेते हो तो बिल्कुल भी, हर चीज तुम्हारी एकदम फुल तैयारी, फुल फोकस, फुल अटेंशन। एंड फिर ऑब्वियसली बात है कि भाई अब जो बंदा कोई सक्सेसफुल हो जाता है, लाइक अ लॉट ऑफ द टाइम्स ऐसे भी लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, हु यू विल बी एबल टू रिलेट टू विद दैट। बिल्कुल। बट आई एम श्योर कि भैया कोई निकला है तो उसने ये सारी चीजें तो यहाँ ये टच करी हैं। हाँ वो स्ट्रगल ही कम होता है बस थोड़ा सा, जो ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, जिनका पहले हो जाता है, बाकी तो वो तो पेपर देने जाते हैं तो इमोशनल इम्बैलेंस तो सबका ही होता है। पेपर के बाहर जब खड़े होते हैं ना तो कोई नहीं बोल सकता कि मेरा पीटी होने वाला है अभी सबको ऐसा है कि आज बस पीटी हो जाए। हाँ मेरे ख्याल से ये मतलब कितनी बार देखा है कि भाई मतलब जैसे आई थिंक 2020 का प्रीलिम्स के पेपर में हुआ था ये मेरे साथ, कि उस साल भी एकदम से थोड़ा रैंडम पेपर आया था। एंड पेपर 1 में कुछ लोग थे, मेरे कमरे में शायद 25 लोग के 24 लोग का बैठने की जगह थी। हम दोनों सेम ही रूम में बैठे हुए थे, आपको पता है ना। प्रीलिम्स में? हाँ प्रीलिम्स में भी। हाँ हमारा रोल नंबर 7 का ही तो डिफरेंस था ना, 2 का डिफरेंस था हमारा। अच्छा। मेरे से बीच में 2 बंदे थे, आप उधर बैठे हुए था हम। हाँ तो वो फिर शायद मैं ध्यान नहीं दिया, बट फिर वही हुआ था उस कमरे में भी कि जैसे आई थिंक 12 लोग थे, मैंने ये नोटिस किया था कि 25 सीट है, आधे ही है। हाँ, और सी सेट में उसके बाद 2-4 और गायब हो गए थे। सी सेट में गायब हो गए। तो ये आप वो भी करते हैं ना, गुड़गांव देने जाते हैं ना, गुड़गांव बच्चे निकल जाते हैं यार घूम लेते हैं थोड़ा। दिल्ली में ऐसा कम होता है कि सी सेट देने ना आए बच्चे। जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं वो जयपुर जाते हैं या फिर जैसलमेर, उधर उदयपुर साइड, उधर भी बहुत बच्चे नहीं आते हैं सी सेट देने। तो ये भी मेरे को कहीं ना कहीं वो लगा कि यार मतलब आप आए हो, मतलब पेपर देना था नहीं था, जो भी था तैयारी थी नहीं थी, बट आधे रास्ते छोड़ के चले जाओ तो वो मेरे को कभी सेंस नहीं बना। हाँ मतलब देना चाहिए अगर आप सिंसियर आए हो, मतलब सिंसियर हो चाहे ना हो, बट
कोई चीज शुरू करी है तो यार एक बार फॉर्म भरा पूरा है तो तो देखो। हाँ सोच के तो आए ही हो कि हाँ पेपर दे देंगे, तो दे के जाना चाहिए। दे के जाना बनता है, जो कि फिर मेरे को कई बार मतलब जैसे अब 2023 का अगर सीसैट प्रीलिम्स की बात करें तो मतलब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज योर इंप्रेशन ऑफ द पेपर दिस ईयर? मेरे को वो पहला तो साइन ऑफ रिलीफ था कि चलो नहीं देना पड़ा ये पेपर, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि मतलब इजी होता पीटी क्लियर करना। और सी सेट तो मतलब इट हैज़ बीन सो डिफिकल्ट। मेरे को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में सी सेट में 140 मार्क्स आए थे बिना पढ़े, तो उसके बाद मैंने कभी सी सेट नहीं पढ़ा है। लास्ट में मेरे 72 आए थे। तो एक्चुअली इतना डिफिकल्ट हो गया है सी सेट कि ना हाफ हो गया है। जिस बच्चे के पहले 80 आ रहे थे वो तो 40 पे ही आएगा ना अपने आप ही। अब मेरे को समझ नहीं आता इतना डिफिकल्टी लेवल, लॉजिक क्या है इसके पीछे। मतलब आप एक एप्टीट्यूड, नॉर्मल एप्टीट्यूड चेक करना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से इस पेपर की कोई सेंस नहीं है। अब मेरे ख्याल से एक वो भी चीज़ है ना यहाँ पे, विच इज़ कि मतलब जितने टाइम से मैं तैयारी कर रहा हूँ तो देर इज़ दैट होल आइडिया कि भाई यूपीएससी अपोलॉजिस्ट होते हैं कुछ लोग, कि भाई कर दिया यूपीएससी ने। मतलब आई हैव नेवर कंसिडर्ड माई सेल्फ कि नहीं किया है, सही किया है, कुछ सोच के किया है। मैं कहा बेकार भी किया है, वाहियात सोच भी है। नहीं ये तो एक्सपेरिमेंट ही है, पेपर तो बदल गया। पर किसी मतलब मान लो कि जैसे हम तो इंजीनियरिंग करके आए हैं तो इट्स कंपैरेटिवली इजियर। जो बच्चा 10th के बाद आर्ट्स में है या फिर ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट में है, या जो 6 साल 7 साल से मैथ देखी नहीं, डिप्लोमा कर लिया है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसका स्केल मतलब वी आर नॉट एबल टू गेस कि बच्चे कितना ज़्यादा मार्जिनलाइज फील कर रहे हैं इस पेपर की वजह से। और ये तो हम जैसे ORN में रहते हैं यहाँ, तो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं मुखर्जी नगर में, उनको तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे सी सेट का इतना डर रहता है ना, पूरे साल बच्चे मैथ सोल्व करते रहते हैं बेचारे पूरे साल। ये भी एक है। एंड आई थिंक ये दिस इज वेयर द चांस फैक्टर इन द एंटायर पेपर कम्स इन लाइक सो मच, कि भाई जैसे एक साल 2020 में तुमने बोला कि भाई एंथ्रो मचा दी, तो भाई मचा दी, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उस साल ऐसा हुआ ना, मेरा पहले कंपलसरी 50 नंबर वाले क्वेश्चन में से मेरे को सिर्फ 10 नंबर का आता था। 40 नंबर का मैंने कभी सुना भी नहीं था कि मैं लिख दूं ऐसा कि आजू बाजू कुछ लिख दिया मैंने कभी सुना भी नहीं था, इतना स्पेसिफिक था वो। तो उस दिन मेरे को ऐसा लगा था कि आई शुड लुक फॉर समथिंग एल्स इन माई लाइफ, बिकॉज दिस पेपर इज एक्चुअली रैंडम। कहीं भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल। और इक्वालिटी तो है नहीं। अब मान लो एक ऑप्शनल मुश्किल आ गया, उसमें कुछ बच्चे जो अच्छे हैं उनको स्केलिंग से और अच्छा बना दिया जाता है, जो बिलो एवरेज है उनको और बिलो एवरेज बना दिया जाता है। तो उसमें वो रैंडम इतना है कि ना, मतलब यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ दिस एग्जाम। सो विच इज़ व्हाट कि जैसे अगर इस साल का देखा जाए तो आई नो सो मेनी पीपल, मतलब हमारे जैसे जो प्रीलिम्स का बैच था उसमें से काफ़ी लोग ऐसे थे भाई 110 आ रहे जीएस में, बट बीसी सेट में लटक गए। तो अब ये बंदा है, ही वुड हैव बीन वेरी केपेबल ऑफ सॉल्विंग मेंस वेरी वेल, बट ही इज आउट ऑफ द कंपटीशन दिस ईयर। नहीं, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, लास्ट मतलब हम शुरू से ही तैयारी करते हैं, तो लास्ट ईयर ही वेंट टिल द इंटरव्यू स्टेज विद मी। फिर उसने अभी पेपर दिया, ही गोट 120 मार्क्स इन जीएस। 4-5 दिन बाद पेपर था, एंड ही गोट 70 मार्क्स इन सी सेट। तो फाइनली नहीं हुआ उसका, तो अब उसको एटलीस्ट 2 साल और वेट करना पड़ेगा टू बी इन दिस कंपटीशन अगेन। तो ये मेरे को थोड़ा सा मतलब इस पेपर में ऐसे फ्लॉ लगता है कि ये मतलब हमेशा से मेरे को भी थोड़ा एक मतलब सबसे बड़ी जो दिक्कत मेरी इस पेपर के साथ हमेशा रही है वो ये है कि मैं फेल हो गया, ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को मौका तो दो जल्दी। हाँ, अगला मौका अगले साल, और भाई फिर उसका कोई रिलीफ नहीं, उसका कोई कुछ सवाल जवाब नहीं। एंड मतलब अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अब जैसे जेई में भी ये होता था, आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तब भी ये होता था कि भाई हो गया तो ड्रॉपर क्या कर रहा है भाई, 1 साल वेट करके अगले साल फिर दे रहा है। बट जेई ने भी अगर 6 महीने में कर दिया है कि भैया 2 बार हो जाता है पेपर, दोबारा दे लो 1 बार, तो यार कहीं ना कहीं और पेपर्स में भी ये रेप्लिकेट हो सकता है, क्योंकि साइकिल को भी थोड़ा सा शॉर्ट करना बनता है। मतलब आप इंटरव्यूज, हमारा जैसे मेंस था जो लास्ट ईयर ख़त्म हुआ था अराउंड 20 सितंबर को, और रिजल्ट आया है
23 मई। इतना टाइम बीच में है, बच्चे जो मेंस लिख के आए थे इतने टाइम तक सितंबर, उनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 8 महीना, 8 महीने तक उनको पता ही नहीं है हाउ दे परफॉर्म्ड। जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो कुछ तो मतलब अब ये भी सोच कि सितंबर से है तो प्रीलिम्स में, अब जैसे दोस्त की बात कर रहा है, कितने नंबर से सीसैट में रहा है उसको पूरा प्रॉपर 1 साल बाद पता चलेगा। सही बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड यूपीएससी का लॉजिक इन दिस कि भैया यूपीएससी को पता है कि भैया रिजल्ट पेपर नंबर निकाल दिया ना पहले, तो जनता की तो केस निकाल देनी चाहिए पहले, की निकाल दो, की निकाल दो, की निकाल दो। और वो HCS में होता है ना, आपको जीरोक्स मिल जाती है जो भरा है बबल्स की। हाँ हाँ हाँ, ये तो छोटे मोटे रिफॉर्म्स हैं, मतलब ये बनने चाहिए, डन वेरी इजीली। बट फॉर सम रीजन आई फील कि भाई मतलब आई थिंक यूपीएससी इज वन ऑफ द मोस्ट रेगुलर एग्जाम्स इन द कंट्री फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि भाई ये सब रैंडम बुलशिट वो करते हैं, फिर केस नहीं होते हैं इनके ऊपर सीधे। हाँ, क्योंकि क्योंकि अब HCS में आओ, RAS में आओ, सब कहीं केस हुए हुए हैं कि भाई इस पे यूं केस कर दिया जी, हमारे प्रीलिम्स के ज़्यादा था, यूं था वो था, और उसकी वजह से फिर वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2 साल लटक गया कि भाई वो जो पिछले 16 का आया था रिजल्ट वो 18 में हो रहा है, 18 का फिर से अब 18 में हुआ ही नहीं है, 19 में होगा। तो मतलब अलग अलग दिक्कतें हैं एंड आई एम श्योर। मैंने 6 अटेम्प्ट दिए ना अपने यूपीएससी में, तो इस दौरान HCS 2 बार हुआ है बस, तीसरी बार HCS ही नहीं हुआ है। हाँ, तो उसमें ऐसा रहता है ना कि आपको बैठना ही इस पेपर के सारे पड़ेगा, क्योंकि और स्टेट्स तो इतने रेगुलर हैं नहीं ना कि वो, और इतने फेयर ट्रांसपेरेंट भी नहीं है कि आपको पता हो कि आपकी परफॉर्मेंस आएगी निकल के। इट्स नॉट द सेम विद स्टेट्स। यूपीएससी में तो आपको पता है कि यूपीएससी में ऐसा है, मोस्टली ऐसा होता है 99% मतलब दैट इज अच्छा लिख के आए हो तो आपको मार्क्स आएंगे। लेकिन कभी कभी यूपीएससी में भी हो जाता है कि आप अच्छा लिख के आए हो, नहीं आ रहे हैं मार्क्स। तो इसमें तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब हमारे बात करने से तो रिफॉर्म होंगे नहीं, हमारे बात करने से इस पे रिफॉर्म कोई होना नहीं है। एंड मतलब देखो पेपर देना है तो वो पेपर देना है, मतलब ये मेरे ख्याल से एक मतलब दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फील विद यूपीएससी प्रिपरेशन कि भाई तुमको नहीं पता अगली बार क्या भसड़ होगी, तुमको नहीं पता, और तुम इसी के साथ तैयारी कर रहे हो विद द स्टिल होप। क्योंकि जैसे इफ यू लुक बैक टू द स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, तो तुमने क्या बोला था, एक वो सेल्फ बिलीफ था कि कर तो मैं सकता हूँ, बट अब मुझे ये भी नहीं पता कि भाई क्या भसड़ आ जाएगी, क्या बदल जाएगा कल को, मतलब कुछ हटा दिया, कुछ निकाल दिया। क्योंकि अब जैसे अगर 2011 ऑनवर्ड जब चेंजेस देखें तो भाई 2011 में 2 ऑप्शनल होते थे, 2013 में सडनली एक दिन उठ के आते कि भाई आज से 1 ऑप्शनल है, 4 GS के पेपर आएंगे। मैं तो ऑप्शनल को हटाने के फेवर में ही हूँ, मतलब जनरली मेक सेंस, बट अब वही है कि भाई है और मतलब चल रहा है, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। कायदे से तुमको भैया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ों से पूछना चाहिए यहाँ पे, बट कोई मतलब नहीं है कोई चीज़। टेक्नोलॉजी के तो वैसे क्वेश्चन डालते हैं ना जो सुने ना हो, बस नंबर ना आए इनके। हाँ, मतलब वही आयरन डोम पूछ लिया था ना, आयरन डोम 2019 में। तो मतलब बहुत बार, एक बार जैसे इस साल का प्रीलिम्स का पेपर मैं भी देख के, मतलब मन तो मेरा होता है हर बार लाइक देख के आता, करके आता, क्योंकि वो चुल एक हमेशा रहती है इस पेपर के साथ कि भैया somewhere or the other you feel that it is like intellectual exercise है ये, पूरा मतलब निचोड़ के तुमको रखता है बढ़िया तरीके से। एंड बट फिर इस साल का पेपर देख के मैं भी बहुत राजी था, हाँ भाई भाई ठीक है दूर से ही बढ़िया है। तो तो अभी एक ही वो है, मतलब लुकिंग एट द पॉजिटिव, कट ऑफ बहुत कम जा रही है। यार वो पॉजिटिव क्या है, मतलब अब कट ऑफ तो उसी पे डिफाइन होता है ना कि भाई जब 15,000 लोग चाहिए थे, अब वो आ ही नहीं रहे तुम्हारे 15,000, तो नीचे जाएगा और कहाँ जाएगा। मैंने शुरू किया देना जब पेपर, कट ऑफ थी 116, इन्होंने कम करते 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 आई थिंक इस बार 80 से कम ही होगी, मेरे को नहीं लगता 80 गई होगी। बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेपर था, पेपर तो भी मुश्किल बाहर था, लग रहा है CSAT, मुश्किल। हाँ, CSAT अंदर जो बैठे थे पेपर दे रहे थे इतनी गर्मी में बेचारे, उनको तो कितना पेपर डिफिकल्ट लगा होगा। ये है तो मतलब what would be your advice to somebody who's preparing for 2024 कि अब अनसर्टेनिटी है, ये है, वो है, 50 चीज़ है, बट अगर को मानता है कि भैया करनी है, जैसे कि तूने शुरू करी थी जब, तो यू वर लाइक भाई करनी है, तो व्हाट शुड दे डू? मेरे को लगता है ना ऐसे कि CSAT मैथ्स है वो अच्छा चलाओ, हर रोज 1 घंटा 2 घंटा। मैथ का फोबिया मत होने दो, क्योंकि CSAT मुश्किल होता रहेगा,
कुछ नहीं होगा इसके बारे में, हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। बच्चे क्या करते हैं ना, आखिरी 15 दिन सी सेट पढ़ते हैं, फिर वो नहीं होता है। तो पूरा साल सी सेट चलाओ, उसके बाद अपना जीएस मेंस वाला कवर करो बहुत अच्छे से। एक टेस्ट सीरीज लिखो कोई भी प्रॉपर, अपना सारा सिलेबस कवर कर लो, 5-6 ऐसे लिखो कम से कम। ये काम हो जाना चाहिए आपका फैब एंड तक। फिर आप अपना जीएस पीटी ओरिएंटेड, करंट अफेयर्स तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। उसके बाद जीएस की हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इनको रिवाइज करो अच्छे से। सी सेट आपका डन है तो आपको प्रेशर नहीं आएगा, कट ऑफ बहुत कम जाती है तो आप 80 नंबर ले लोगे। तो आपने सिंसियरली पढ़ाई करी है तो आप 80 नंबर ले लोगे। हाँ, तो आई थिंक दिस इज अ गुड वे टू लुक एट इट कि भाई अब जब कट ऑफ इतना नीचे जाएगा तो मेरे को 80 नंबर ही चाहिए। बट देन अगेन अगला साल है, पता चले कि भैया मतलब बिकॉज ऑफ इस साल का जैसे भी पेपर आया था भाई 30 मार्क का निकल गए। क्योंकि ये चीज़ मैंने एक देखी है, चाहे कोई सा पेपर हो, कैसा पेपर हो, कोई एक होगा जिसके भाई 130 आ रहे हैं, डजंट मैटर। बिल्कुल, इस पेपर में भी आए हैं, मतलब तुम कितना ही भसड़ पेपर बना लो कोई सा, उसमें भी आएंगे। बट वो आउटलायर डज नॉट डिफाइन एवरीथिंग एल्स। बिल्कुल, तो मैटर ही नहीं करता, वो तो खत्म हो जाता है ना यहीं पे। पीटी में चाहे तुम्हारा आधे नंबर से हुआ हो, हु केयर्स। आखिर में तो बच्चे वही है ना जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मेंस में, वही तो टॉप आएंगे ना। हमें किसी का नहीं पता है, मतलब मान लो किसी के 150 होंगे पिछली बार, सेलेक्ट नहीं हुए, हाउ डज इट मैटर? डजंट मैटर। एंड मतलब एक ये भी फिर वही होता है ना कि पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस प्रीलिम्स एंड मेंस का प्रिपरेशन सेपरेटली। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस कि भाई प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी अलग करते हैं, मेंस के लिए अलग तैयारी कैसे होते हैं? मतलब आंसर राइटिंग इज ऑब्वियसली मेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट, बट कंटेंट की जब तैयारी कर रहे हो तुम मेंस की वर्सेस प्रीलिम्स की, तो क्या फर्क है? मेरे को लगता है कुछ सब्जेक्ट वाइज डिफरेंस है, मतलब हाउ यू लुक एट थिंग्स वो भी डिफरेंट है। पीटी में आपको ना थोड़ा सा फैक्ट ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में तो फैक्ट ही आएंगे जो कि गलत हो सकते हैं, एक लाइन सही है गलत। हाँ, तो मेंस का थोड़ा एनालिटिकल रहता है इन द सेंस कि आपको अलग अलग डायमेंशंस देखने हैं, आपको फैक्ट प्रेजेंट नहीं करने हैं। कर दो तो अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है। पीटी में आपको ना फैक्ट थोड़े से याद होने चाहिए ताकि आपको पता चल सके इफ दिस इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो वो स्टडीज उसमें जब आप कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको वो फैक्ट ओरिएंटेड आपको पीटी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर है, मेंस में इतना नहीं आता है लेकिन पीटी में बहुत आता है। तो आपको वो डेट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, टेम्पल्स हैं, डांस फॉर्म्स हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि सब याद होना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सही है या गलत होना चाहिए। हाँ। उसके बाद फिर एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट्स जो मेंस में नहीं है लेकिन पीटी में बहुत ही ज़्यादा वो डिफरेंस मेकर होते हैं, तो उसके लिए आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हो। शंकर मेरे हिसाब से अब थोड़ी सी आउटडेट नहीं, शंकर आई फील कि शंकर बेसिक्स है। हाँ। और बेसिक्स के ऊपर कुछ नहीं है उस किताब में। बिल्कुल। तो अगर आप चाह रहे हो कि भाई मतलब पूरा एनवायरनमेंट आपका उस किताब से हो जाए तो बिल्कुल ही कभी नहीं होगा। मैंने वो पढ़ी थी इस बार एक बुक, PMFIAS, मेरे को बहुत अच्छी लगी। बहुत ही ज़्यादा बल्कि है लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग। मेरे को तो इंटरेस्ट के लिए पढ़ना था कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग। वही होता है, दिस इज आल्सो समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल, इस जो इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा होता है ना, वो सूनर और लेटर निकाल लेगा क्योंकि उसको पढ़ने में मजा आ रहा है। हाँ, उसको समय यहाँ पे बिताना में दिक्कत नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि सूनर और लेटर वो इंसान निकाल लेता है जिसका मतलब जिसकी लिखने की स्पीड अच्छी होती है, जिसको आंसर राइटिंग आती है। मतलब जो पेपर पूरा कंप्लीट कर सकता है विद एवरेज क्वालिटी ऑफ आंसर्स, ठीक है, मेरे को लगता है वो इंसान निकाल लेता है इन दी एंड। उससे पहले आप ऐसे हैं, मतलब मेरे कुछ दोस्त रहे हैं ऐसे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका पढ़ने में, एंड दे डोंट माइंड स्टडिंग 8 घंटे 10 घंटे। मेरे को तो नहीं अच्छा लगता है पढ़ना पर्सनली, कि मैं अब लाइब्रेरी बैठना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ये तो मजबूरी है, बैठते हैं। तो दे हैव नेवर बीन एबल टू रीच टिल इंटरव्यू स्टेज आल्सो बिकॉज दे डोंट फोकस ऑन द कोर स्किल्स। तो जब तक आप ना पेपर पूरा नहीं कर पा रहे हो एक लेजिबल हैंड राइटिंग में और एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ विद एवरेज कंटेंट, जब तक आप रेस में भी नहीं हो। आप इतना करोगे फिर आप रेस में आ जाते हो, उसके बाद देन यू नीड योर लक, देन यू नीड एक्स्ट्रा इनपुट जो कि है अच्छा कंटेंट बनाना। वो बनना इजी है, स्पीड इम्प्रूव करना ओवरनाइट इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि अब मैं GS1 का मान लो मेरे को अच्छा कंटेंट चाहिए ना, तो मैं 10 दिन में
बना सकता हूँ. सिंस आई कैन राइट आई विल राइट देयर. ठीक है, अब मेरे पास कंटेंट बहुत अच्छा है. इफ आई कांट राइट व्हाट्स द पॉइंट. तो इस पे जैसे मेरा मानना है कि स्पीड इज मोर ऑफ अ मैकेनिकल थिंग. हाँ. ठीक है, कंटेंट इज मोर ब्रेन एनालिटिकल. कि अब कंटेंट तुमने पेपर पे लिख लिया डजंट मीन कि भैया तुमको दिमाग में समझ आ गया है. मतलब पेपर पे मैं बहुत बार ऐसे मैंने नोटिस किया है कि मैं इस किताब से इस नोटबुक में उतार दी है चीज़ बिना मेरे दिमाग में बैठे. कर सकते हो तुम्हें. तो अगर वो चीज़ कर रहे हो, जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है ना, डिक्टेशन देते हैं. मतलब किसी, मतलब जैसे मैं भी एक गया था इंस्टीट्यूट में 2015-16 में. मैं कहा यार क्या करवा रहे थे भाई, लेजिटिमेट क्लास में बैठ के वो डिक्टेशन दे रहे थे कि भाई अच्छा लिखो ठे 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 ठे. मतलब उसके, मतलब दिस वाज द जोक कि भैया उस लेक्चर में वो टीचर के किताब में जो लिखा था ना उसके दिमाग में गया ना मेरे दिमाग में गया और मेरी कॉपी में आ गया. राइट. मतलब मेरे को भी कोई पॉइंट नहीं लगता है ऐसे. मतलब मैंने तो कोचिंग की नहीं है तो आई कांट रिलेट. लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोचिंग वो उस तरीके से करवाते हैं कि ना दे ट्राई टू मेक यू फेमिलियर विद द सिलेबस. उसके बाद करना आपको खुद ही है. बस आपको पता है कि ना मैंने वर्ल्ड वार्स के बारे में पढ़ लिया है, सर ने पढ़ाया था कि मैंने लिखा भी हुआ है, तो अब वर्ल्ड वार्स से मेरे को डर नहीं लग रहा है, मैं पढ़ लूँगा इसको. ये करते हैं कोचिंग में. कोचिंग में कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं. दे डोंट फोर्स यू टू रिमेंबर थिंग्स, दे डोंट फोर्स यू टू राइट थिंग्स. तो आप वो तो आप पे डिपेंडेंट है ना कि आप बन रहे हो या नहीं बन रहे हो. कोचिंग वालों ने तो बस वो था कि आपको फेमिलियर करना था इस टॉपिक से, उन्होंने कर दिया है. सारे टॉपिक से कर दिया है. बस उसके बाद आप PYQ पढ़ रहे हो, फिर आप आंसर लिख रहे हो, फिर आप परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं फील कर रहे हो, तब आप जाके ना गेम में आ रहे हो. क्योंकि ऐसा है कि बहुत बच्चे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चे होते हैं ऐसे, दे परफॉर्म वेरी वेल इन मॉक टेस्ट, लेकिन प्रेशर नहीं हैंडल होता. नहीं होता. बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे. मतलब मैं तो कोई PT का पूछता है तो मैं तो उसको यही बोलता हूँ कि PT इज़ एक्चुअली नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. वो उधर बैठ के डिफ़िकल्ट हो जाता है. जब आपको क्वेश्चन दिखता है ना ये मेरे को नहीं आ रहा है, अगला भी नहीं आ रहा, अगला भी नहीं आ रहा, अगला भी नहीं आ रहा, फिर आपको ऐसा हो जाता है यार गड़बड़ हो गई. क्योंकि ये वाली चीज़ जैसे आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली 2020 का प्रीलिम्स में, मतलब मैं पेपर खोला, अब वही आखिरी अटेम्प्ट है मेरा, तो मैं तो अपना मतलब रिडेम्पशन के लिए आया हूँ यहाँ पे कि भैया सब निकाल देंगे, फाड़ फूड़ कर देंगे, ये कर देंगे. पहला पन्ना देखा मैंने, 500 सवाल नहीं आते. मैं कहा जी लाइक बढ़िया चीज़ होगी ये तो. मेरे को भी नहीं आते थे. मेरे में एग्रीकल्चर वाले और वो थे क्वेश्चन. मतलब ऐसे ही कुछ हुआ कि मतलब पहले 5 सवाल देखे, मैं कहा यार ये तो सुनी भी नहीं है चीज़, ये तो क्या हो रहा है. और मतलब बड़ी बात ये है कि भाई 2 बार रैंक आ ली है मेरी, 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, फिर मेरे को ऐसा सवाल दिखा है पहले पन्ने पे 5 सवाल नहीं आते. मैं हंस दिया था उस दिन. मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे जो मेरे 3 PT क्वालिफाई हुए हैं उसमें माइंडसेट डिफरेंट कैसे बहुत ज़्यादा. मेरे को ऐसा लगता है कि ना अगर मेरे को नहीं आ रहा है, इफ आई एम वेल रेड, इफ आई रिवाइज्ड इनफ, इफ आई हैव डन मॉक टेस्ट, तो मेरे को ऐसा होता है मेरे को नहीं आ रहा है ना, तो फिर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है. एग्जैक्टली. जब तक मैं इनसिक्योर रहूँगा ना कि मेरे को नहीं आ रहा है, आई हैवंट प्रिपेयर्ड वेरी वेल, मैं कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ रहा था, मेरे को याद नहीं है ये है या नहीं है, जब तक फिर वो क्वेश्चन गलत होगा और PT नहीं होगा. जब तक ऐसा है ना कि आपने कुछ पढ़ लिया है, आपको मेमोरी पे भरोसा है कि देख मैंने पढ़ा हुआ है, अगर मैंने देखा है तो मैं कर दूंगा, ये तो नहीं है, मतलब ऐसा लगता है ये तो नहीं है, वो आप बिलीफ दिखाने लगते हो ना, फिर आपका PT नहीं रुकता है. लेकिन अगर आपने बीच में ऐसा सोच लिया ना कि भाई यार मैं तो क्या पढ़ के आया हूँ, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, फिर PT तो मतलब उधर ही गेम खत्म हो जाता है. वही होता है. क्योंकि वही जैसे शुरू के 5 सवाल तुमने देखे, अब तुम्हारे दिमाग में 3-4 तरीके के थॉट्स आना चालू होंगे कि भाई ये क्या बकवास है, मतलब UPSC अनफेयर है, यूं है वो है. फिर एक सवाल आएगा तुम्हारा कि ये तो साल बर्बाद हो गया. और फिर एक सवाल आ सकता है जो कि तुमने बोला कि भाई मेरे को नहीं आ रहे तो किसी को नहीं आ रहे, आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो, करते चलो, जो होगा देखा जाएगा. बट झगड़ने आए हैं, झगड़ के जाएंगे पूरा, हार नहीं माननी बीच में कहीं पे भी, गिव अप नहीं करना. आई थिंक वो एक बहुत ही हमेशा एक इस चीज़ से मैंने सीख ली है. मेरे भी 2020 में ऐसा हुआ ना, पहले क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था, मेरे को पता था क्या है, तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि बाद में क्वेश्चंस इजी होंगे.
जो कि थे पॉलिटी वाले क्वेश्चंस थे, बाद बहुत में easy बहुत थे। ही ज़्यादा इजी थे बहुत वो। इजी थे उस साल। तो मेरे को ना ऐसा था कि ना बाद में इजी होंगे, आई डिडंट बॉदर कि मैं बाद में देखूं इजी वाले क्वेश्चंस हैं या नहीं, लेकिन मेरे को बिलीव था कि बाद में होंगे, क्योंकि ये सिंस ये 20 क्वेश्चन से कट ऑफ लगेगी तो 0 कट ऑफ जाएगी। तो मेरे को ऐसा लगा तो कि हाँ कोई ये वाली चीज एक वो होती है, दिस इज द आई थिंक वो क्या बोल लो, किलर माइंडसेट बोल लो इसको, या भैया सेल्फ बिलीफ बोल लो इसको। और ये बहुत मुश्किल होता है किसी को समझाना सिखाना। नहीं, ये तो बस फेलियर और एक्सपीरियंस ही सिखा सकता है आपको। अब आप जा रहे हो, आप पजल हो गए, आप डर गए बीच में, आपके मार्क्स आए 65, कट ऑफ है 70, तो फिर आप अगले साल सोचोगे देख अगर मैं वैसे नहीं करता ना तो 70 तो आ जाते, ये तो फैक्ट है। तो फिर अगले साल आप बेटर करोगे, तब 70 आएंगे। और फिर भी मान लो गड़बड़ हुआ कुछ, फिर आप तीसरी बार सोचोगे नहीं यार पिछली बार ये गड़बड़ थी, उससे पिछली बार ये गड़बड़ थी, बस ये दोनों चीज़ इस बार इम्प्रूव करके फिर जाएंगे, फिर हो जाएगा। एक बार होते ही फिर आपको पता चल जाता है कि कैसे होता है, फिर थोड़ा सा इजी हो जाता एक है कि प्रीलिम्स एक बार तुम्हारा निकल जाता है ना, तो फिर तुमको थोड़ा लगता है, हाँ मतलब वो डुएबल लगता है ना। उससे पहले तो ऐसे लगता है कि यार पता नहीं क्या पहाड़ है। जैसे पहले पीटी जो मेंस लिखने वाले बच्चे थे उनको लगता था यार ये क्या ही बच्चे हैं, फिर जब मेंस नहीं हुआ तो इंटरव्यू वाले बच्चे लगते थे यार ये क्या ही बच्चे हैं, क्या ही फन है इनकी लाइफ में, अपना मॉक इंटरव्यू लेके आए हैं। आई रिमेम्बर दिस एग्जैक्ट फीलिंग कि एक बार मतलब मेरे ख्याल से 2017 जो पहली बार रैंक आई थी, उस अटेम्प्ट में मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कोई करंट अफेयर्स की क्लासेस लगा रखी कहीं पे, एंड अब मतलब वो रैंडम वो जो बातचीत चल रही होती है कि जैसे इंस्ट्रक्टर भी है कौन है, मतलब इट इज सम पास्ट रैंकर जो भी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड है अभी, क्योंकि भाई छुट्टी पे था, जो भी था जैसे भी था, तो बातचीत रैंडम क्लास के बीच में वो रिकॉर्डिंग देख रहा था मैं, तो रिकॉर्डिंग में हो रहे अच्छा इस क्लास में इंटरव्यू कैंडिडेट्स कितने हैं, तो बोले 4-6 हाथ उठाते हैं। मैं कहा यार इस क्लास में रैंकर कितने हैं, साला 2-3 उठाते हैं, कह रहे मैं भी रैंकर हूँ, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हो ना। हाँ, मैं कहा यार इनकी जिंदगी बहुत बढ़िया है। अगले साल मैं वही तैयारी कर रहा था, मेरी रैंक आ चुकी थी और मैं रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहा था। मैं कहा यार बिल्कुल भी बढ़िया जिंदगी ना है। मतलब दुख उतना ही है। रिसेंट में ऐसा हुआ ना, तो एक दिन हम बोल रहे थे ऐसे ही दोस्त, तो बोले कि यार लोग बोलते थे एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना पैसा ही पैसा होगा, बोला कहाँ है पैसा। फिर बोला कि एक दोस्त ने बोला भाई पोस्टिंग आएगी ना तब तो पैसा, बोला यार आप पोस्टिंग का वेट करें, फिर बोल देंगे थोड़ा सीनियरिटी हो जाने तो फिर पैसे आएंगे, बोला पैसा नहीं आ रहे। बट आई थिंक वही है कि ये माइंडसेट वाली जो चीज़ है, ये माइंडसेट, सो आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता था जो शायद पूछा नहीं मैंने अब तक फॉर सम रीज़न, कि हाउ डिड योर रेसलिंग एक्सपीरियंस हेल्प यू हियर। क्योंकि जैसे एक वो तो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, उसमें तेरे को इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है कि भाई कुश्ती चल रही है, दंगल चल रहा है, अभी के अभी पेतरा लगाना है, ये करना है, वो करना है, यू पकड़ लिया, यू ग्रिप, तो एडजस्टमेंट जो है वहाँ पे इंस्टेंटेनियस है, वेरी क्विक फीडबैक। हाउ डिड दैट एक्सपीरियंस हेल्प यू इन दिस प्रिपरेशन, डिड इट हेल्प यू? ऑफ कोर्स, मतलब ऐसा है ना जैसे प्रिपरेशन की तो उसकी भी पूरे साल चलती है, इतना ही पेशेंस चाहिए, वही सेम था। मतलब इट वाज अ लॉन्ग फाइट, मतलब मेरे अंदर वो एटीट्यूड था ही नहीं कभी कि हाँ जल्दी करना है, मतलब जल्दी का नहीं, मेरे अंदर ये नहीं था कि आई हैव नेवर लेफ्ट एनीथिंग इन बिटवीन इन माय लाइफ। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बीच में छोड़ दिया। मैं जहाँ हेल्पलेस हो गया हूँ वहाँ मैंने छोड़ दिया, वेयर आई डोंट हैव एनी ऑप्शन कि ठीक है अब जैसे 6 अटैम्प्ट हो जाते मेरे, अब नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता, लेकिन मैंने 6 तो दिए ना। वही है रेसलिंग में भी ऐसा ही है, मैं आज हार गया तो मैं अगले साल जीतूंगा, अगले साल भी हार गया तो अगले साल जीतूंगा। तो वही सीन है यहाँ भी कि ना मतलब इस साल नहीं तो फिर अगले साल, एक साल मेहनत करनी है, वो करके आएंगे, अपना वेट बढ़ा के आएंगे, अपनी स्पीड बढ़ा के आएंगे, जो भी करके आएंगे ना आएंगे तो अगले साल पक्का। तो वही सेम है यहाँ पे कि बेटर करके आएंगे, नेक्स्ट ईयर आएंगे। ऑफ कोर्स वो तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है फेल होना, जिस दिन पीटी आउट होते हो आप, जिस दिन मेंस आउट होते हो या फिर फाइनल लिस्ट आउट होते हो, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल कोई मोटिवेशन टॉक्स कुछ नहीं है, यू टेक योर ओन टाइम। उसके बाद फिर आपको लगना शुरू होता है कि पहले तो रिफ्लेक्ट करते हो गलती क्या हुई है, उसके बाद आप ये सोचते हो कि हाँ इम्प्रूव करना है, फिर आपके कंटिन्यूस एफर्ट्स होने चाहिए। वही मेरा रहा है कि ना मतलब एक बार जो चीज़ हो जाती है ना, मैं उसके बारे में बॉदर नहीं करता हूँ ज़्यादा। मतलब समथिंग हैपन्स तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पहले डरता हूँ। जैसे पीटी से मैं पहले डरता हूँ कि ना पीटी आने वाला है, पीटी आने, लेकिन जिस दिन पीटी होता है बैठे हो तो क्लियर है,
मतलब जब बैठ ही गए हैं तो क्या कर सकते हैं, अब हाँ। डरने का कोई पॉइंट अब नहीं तो है। फ्रंट फुट पे खेलो। हाँ, वही रहता है ना, जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, पहले कॉन्फिडेंट फील करते हैं बट एंड में आके इशू हो जाता है। हाँ, वो स्टेज मेरे फ्राइट साथ जिसको हाँ बोलते हैं। उल्टा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है कि ना जैसे जितना मैं कर क्या है ना उससे बेटर परफॉर्म करके जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं खुद को बोलता हूँ हमेशा। मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ इस बार इंटरव्यू में। तो मेरा था स्मिता नागराज मैम का बोर्ड पिछली बार, और मेरा इंटरव्यू मेरे को लगा था जैसे अच्छा हुआ है, ठीक है, पिछले वाला, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत ख़राब आए। तो मैं 1.5 साल ऐसे सोचता रहा कि शायद कोई और बोर्ड मिल जाता तो नंबर ज़्यादा आ सकते थे। फिर इस बार मैं इंटरव्यू देने गया, मेरे को फिर स्मिता मैम मिल गई और सेम सीक्वेंस में, पिछली बार मैं लास्ट कैंडिडेट था, इस बार मैं लास्ट कैंडिडेट था। तो फिर मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्केरी चीज़ है किसी के साथ होना। बिल्कुल है। लेकिन मेरे को ना बिल्कुल भी नहीं लगा ऐसे कि कुछ गलत हो गया है। मतलब पहले तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि ऐसा ही होने वाला है। मेरे को हालांकि जब मैं सोच रहा था ना तो ऐसे बोल रहा था ऐसा होगा नहीं, लेकिन तू प्रिपेयर्ड हो जा, लेकिन वैसा ही हुआ फिर। तो मैं वहाँ जब बैठा हुआ था ना तो मेरे को लगा कि यार देख अब आए ना, अब तो चिल करके इंटरव्यू दे के जाएंगे चाहे कैसा भी हो, ठीक है। पिछले वाला तो मतलब ध्यान ही नहीं है। मैं बस यही बोलता रहा, पिछली बार तेरी पर्सनैलिटी में इश्यूज थे इसलिए कम नंबर आए थे, इश्यूज नहीं है, ज़्यादा आएंगे। ठीक। तो वही बोलते बोलते मैं ऐसे ही गया, मेरा बहुत लेट आया, मैं गया था 1 बजे, आया मेरा इंटरव्यू 5 बजे। मतलब वो तो ऐसा होता ही है, था। लास्ट कैंडिडेट जब तुम होते हो तो। हाँ, तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। वो ना ऐसे मैं कर रहा था याद कि ना सब कुछ सेम चल रहा है, मार्क्स भी सेम ही ना मिल जाए तेरे को। लेकिन ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा एटीट्यूड काम आता है बाद में। बिल्कुल आता है। इट्स नॉट अबाउट योर एप्टीट्यूड इन दिस एग्जाम, एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। जितना बच्चे सोचते नहीं है ना उससे ज़्यादा करता है, क्योंकि इन दी एंड पढ़ तो सभी रहे हैं, और सबके पास कोचिंग भी है, सबके पास बुक्स भी है, सबके पास अब इंटरनेट भी है, ऑल द रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड हैं सबके पास हैं। लेकिन उसमें से भी बच्चे फिर पीटी नहीं कर पा रहे हैं, फिर मेंस नहीं कर पा रहे हैं, फिर इंटरव्यू आउट हो रहे हैं। तो वो क्लैरिटी जब तक आपको दिमाग से नहीं आएगी ना, आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे अड़ता रहेगा बीच में कि ये पेपर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे। तो जब तक ट्रू ऐसे आपको पता नहीं है ना, फोकस माइंडसेट नहीं है, जब तक शायद इशू रहेगा। And I think that's a very good place to end this conversation at, because we've been talking for a while and यार ये पता है, ये वाली चीज़ जो है कि माइंडसेट ही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ समथिंग एल्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ भाई स्पोर्ट में आ जाओ तुम, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाओ, तैयारी में आ जाओ, हर जगह वो माइंडसेट ही है, क्योंकि तुमको नहीं पता अगला कौन सी स्पिन बॉल आ जाएगी, गूगली फेंक देगा, कुछ क्या हो जाएगा। तैयार रहना है और भाई सतर्क होकर खेलना है। नहीं, ये वो मेरे को ऐसा लगता है ना, ये फिजिकल स्ट्रेंथ जैसा है। मतलब जब आपको पता है कि आप इस चीज को रोक सकते हो विद योर बेयर हैंड्स, आपको डर नहीं लगेगा उधर खड़े होते हुए। जब आपको कॉन्फिडेंस, हाँ, यू विल स्टॉप इट। वही है ना, एग्जाम में भी ऐसा ही है, जब आपको पता है ना यू विल क्रैक इट, तो वो चाहे कितना भी मुश्किल आया हो, आप उसको क्रैक करने वाले हो। वो बिना एक्सपीरियंस के, नॉलेज की वजह से मेरे हिसाब से कोई भी सिंसियर यूपीएससी एस्पिरेंट पीटी आउट नहीं होता है। नॉलेज की तो मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कमी नहीं पड़ी थी। बस वो उधर चॉइस जो आप लेते हो ना, नहीं यार ये गलत लग रहा है, इसको काट देते हैं, और रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है इन दैट मोमेंट। क्योंकि अब वही है, जैसे कई बार तैयारी करते हुए क्या होता था कि भाई मतलब तुम्हें चीटिंग करने की आदत हो जाती है, अरे यार एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं गूगल करके बीच में। मतलब कभी कभार होता था, मन आता था कि भाई नहीं यार टेस्ट में नंबर अच्छे आएंगे, ये होगा वो होगा, बट वो पेपर में जाके नहीं मिलेगा। पेपर में जाके तो तुम हो, तुम्हारा दिमाग है, और भाई रिस्क है। बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने देखा है, बच्चे ना यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, बच्चे ना यूपीएससी कोचिंग के टेस्ट की तैयारी करते हैं। अब मैं सपोज एक्स कोचिंग का टेस्ट लगा रहा हूँ, उस कोचिंग में आए मेरे 60 नंबर, तो मेरे को डाउन फील होगा, मेरे को कोशिश है कि 80 लेने हैं। फिर मैं देखूँगा एक कोचिंग कहाँ से बना रहा है टेस्ट, फिर मैं वो कोचिंग का मटेरियल पढ़ लूँगा, फिर मेरे 80 आ जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे करता करता ना मैं उस थीम को पकड़ लेता हूँ जो कोचिंग की थीम है, और यूपीएससी की थीम को मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद यूपीएससी की थीम में जाके मैं कोचिंग वाली थीम पिट करता हूँ कि ना ये गलत है, ये प्रैक्टिस क्या हो, ये गलत है, फिर आप आउट हो।
इसीलिए PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने PYQ 2-3 साल नहीं किए थे पहले क्योंकि मेरे को लग रहा था यार क्वेश्चन ही है, यहाँ भी क्वेश्चन है, यहाँ भी क्वेश्चन है। बीच में कोई बोलते देख इस टेस्ट में तो ऑलरेडी PYQ है, लेकिन PYQ को आपको प्रॉपर एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मेंस में भी ऐसा ही है, PT में भी ऐसा ही है। बिल्कुल जब आप उसको एज ए हॉबी नहीं ले रहे हो ना कि यार PYQ को मेरे को अंडरस्टैंड करना है प्रॉपर कि क्वेश्चन बना कैसे रहे हैं, लॉजिक क्या है क्वेश्चन बनाने का, उस टाइम पे ना आपको थोड़ा सा बेटर नेक आ पाएगा इस एग्जाम का। एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मतलब वेरी जेन्युइन थिंग दैट यू सेड कि लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि व्हाट आई रिमेंबर इज कि जैसे जो इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था शुरू में, तो फॉर सम रीज़न मेरे एक दोस्त ने मेरे से 1 साल पहले ज्वाइन किया था, तो अब उसका हिस्ट्री का टेस्ट मैं देख रहा था एक बारी, तो मैं टिक टाक टुक कुछ करके देख रहा था, पढ़ रहा था। एंड फिर क्या हुआ कि भाई अगले साल जब मैंने ज्वाइन करी तो उन बेशर्मों ने एक सवाल चेंज नहीं किया, कहती वही टेस्ट आके यहाँ से वहाँ दे दिया। तो मतलब द गुड थिंग दैट हैपेंड विद मी इन दैट सेंस वाज कि भैया मेरे को डे 1 से पता था कि भाई ये तो फर्जीवाड़ा है टेस्ट करना जरूरी है क्योंकि भाई प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है तुम्हें, बट उस पे ऐसा निर्भरता नहीं है कि भैया इसी में नंबर आने चाहिए। कि जैसे लाइक विजन का अभ्यास आता है, भाई इतने लोग अगले दिन आते हैं मेंटर कॉल पे, सर टेस्ट में नंबर नहीं आए, मैं कहा विजन में नहीं आया भाई, ये क्या हो गया। एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरा 2019 वाला जो PT था ना वो नहीं हुआ था, वो अभ्यास की वजह से ही नहीं हुआ था बिकॉज आई टुक इट सो सीरियसली। मेरे को लगा कि यार यहाँ पे 80 नंबर आ रहे हैं, मतलब कैसे है, 1 महीना दूर पेपर 80 नंबर आ रहे हैं। मैं टेस्ट देता था और मैं 3-4 दिन मैं ऐसे दिमाग में सोचता रहता था यार PT नहीं होगा, PT नहीं होगा, PT उससे फिर वो डर हावी हो जाता है। फिर आप अगला टेस्ट देते हो उसमें 80 भी नहीं आते हैं, होता है मतलब ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो उसके बाद ही मैंने, जब मैं 4th अटेम्प्ट में PT आउट हुआ उसके बाद ही मैंने टेस्ट को सीरियसली लेना बंद किया था। उसके बाद मेरे किसी भी टेस्ट में ऐसे 60 नंबर भी आ जाते हैं तो आई डोंट माइंड, मेरे को पता है कि मैं उधर जाके तो ज़्यादा ही लाऊंगा। और जो कोचिंग के टेस्ट बना रहे हैं ना वो भी हमारे जैसे ही बच्चे हैं, बिल्कुल। उनको बस पैसे तब मिलेंगे बेचारों को जब वो पेपर ही इतना मुश्किल बना देंगे ना कि बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार, मतलब ऐसे सजेस्ट भी करते हैं ना, जैसे मेरे कम आ गए तो मैं सजेस्ट करूंगा अपने 2 दोस्तों को, मैं देखूंगा इनके कितने नंबर आ रहे हैं। वो ना फियर फैक्टर पे ही बिकता है ज़्यादा टेस्ट। तो आई थिंक ये रहता है हमेशा एंड इसमें एक कोर चीज़ जो मतलब यू पॉइंटेड आउट वेरी सिंपली एंड वेरी वेल इज कि irrespective of the fact that I'm not taking test का score seriously, I'm still giving tests, क्योंकि देखो लिखना तो है ही। अब तुम चाहे मतलब PYQ तो डेफिनेटली तुम करो, बट लाइक इन जनरल और सवाल भी लिखो, क्योंकि लिखोगे नहीं तो फिर वो हाथ नहीं जमेगा। सीरियसली मत लो उनको, बस बट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। प्रैक्टिस है बस वो। ऐसे है ना, जैसे आप कोई भी गेम कर रहे हो तो प्रैक्टिस में आप नहीं परफॉर्म कर पाए हो तो ऐसे थोड़ी सैड हो जाओगे, प्रैक्टिस ही तो था ना। मतलब आई थिंक इस पे मैंने एक मतलब वही एग्जांपल दिया था बड़ा कि भाई लाइक लेट्स से तुमने एक हेडलाइन पढ़ी है कि विराट कोहली ने नेट प्रैक्टिस में सेंचुरी मार दी। मैं क्या मतलब है इस चीज़ का? सही बात है, कोई नेट प्रैक्टिस करने गया, नेट प्रैक्टिस की तरह लो उस चीज़ को। सही बात है। तो आई थिंक राहुल बहुत ही बढ़िया लगा यार तुम्हारे साथ बात करके, बिकॉज एक बार वो होता है कि भाई जब सेम लेवल पे मैच कर रहे होते हो कि भाई तुम मेंटल गेम खेल रहे हो, तुम भी खेल रहे हो, तो वो दिखता है। एंड मतलब ऐसे लोगों से फिर बात करके फिर अच्छा लगता है, बिकॉज यू हैव स्पेंट इनफ टाइम ओवर हियर थिंकिंग अबाउट दिस एग्जाम, एंड आई एम श्योर देयर विल बी सम पीपल आउट देयर हु विल सी दिस वीडियो एंड हु विल गेन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। तो एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू पीपल हु आर प्रिपेयरिंग एंड फॉर मेंस दिस ईयर? ओके, आई थिंक आपको एसए को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, बिकॉज एसए स्कोर्स बहुत वेरी किए हैं इस बार। किसी के 80 हैं, किसी के 130 हैं। तो प्रैक्टिस योर एसए इज़ वेरी वेल, और पास्ट ईयर से ही करना, किसी कोचिंग से मत करना। सेकंड, प्रिपेयर योर एथिक्स वेरी वेल एंड ट्राई टू कंप्लीट द पेपर्स। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डू दैट। आप कम से कम कोशिश करो कि 10 टेस्ट 15 टेस्ट फुल लिख के जाओ, तो वो शायद वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिजिकली भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि 2 पेपर लिखने ना दिन में। यू शुड हैव दैट फिजिकल स्ट्रेंथ आल्सो। या आई थिंक दिस वाज समथिंग, जब 20 का मैं मेंस दे रहा था ना,
तो मेरा हाथ घिस गया था यहाँ से, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो मैं ऐसा लिखता हूँ, तो मेरा हाथ पेपर पे कॉन्स्टेंटली रहता है, तो अगर मैं इनफ प्रैक्टिस करके नहीं गया हूँ ना तो यहाँ से खाल छिल जाती है। और मेंस का एक पेपर ऐसा था जहाँ पे जी मैं खून छोड़ के आया था पेपर में, क्योंकि भी खाल छिल गई, अब लाइक बैंडेड भी नहीं लेके गया, तो दैट वाज शोइंग कि भैया अंडर प्रिपेयर्ड था मैं उस साल। नहीं, आप आते भी तो बहुत चिल तरीके से थे ना, जैकेट पहन के रेड बुल लेके। मैं सोचता था यार कितने चिल इंसान है ये। तो आई थिंक दैट वाज मोर ऑन द लाइंस ऑफ कि दिस समथिंग दैट यू आल्सो टॉक्ड अबाउट कि भाई टेंशन पेपर से पहले है, आ गए अब यहाँ पे, तो यहाँ तो चलिए, सही बात। क्योंकि अब तो परफॉर्मेंस है। नहीं, मैं भी लास्ट में वैसे ही गया आपकी तरह ही। इट्स जस्ट कि आप यू आर लिटिल अहेड ऑफ मी। मैं वही है ना कि मैं 2 साल तेरे पहले से पेपर दे रहा था, तो मतलब मैं अपने आखिरी अटेम्प्ट में वैसे गया, तो अपने आखिरी अटेम्प्ट में ये सेम बात मेरे को बोले किसी ने इस बार मेंस के सेंटर पे कि भाई आप बहुत चिल्लाते हो, शॉर्ट्स में आ जाते हैं। मैंने कहा यार क्या करें, अब जिसमें कंफर्टेबल है उसी में आएंगे। और क्या। एंड मतलब आई थिंक इन द एंड वही है कि तुम्हें पेपर में अपना कंफर्ट जोन ढूंढना है, जिसको जितना जल्दी मिल जाता है उतना मतलब they find their success sooner. Right, so thank you for your time, man, and it was a great pleasure having this chat. Same here, bro.